हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत से खबरों के पीछे की खबर तक आपको ले जाते हैं और जो इश्यूज हैं उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने समझाने की कोशिश करते हैं। अभी जो भारत और चीन के बीच में जो कुछ लद्दाख में हो रहा है, उसके साथ साथ आवाजें उठी बायकॉट चाइना की। तो ये एक ऐसी आवाज थी जिसमें बहुत ही कम लोग ज्वाइन कर पाए, बल्कि बहुत लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये इम्पॉसिबल बात है और ये मुमकिन नहीं है। इतना दोनों मुल्क एक दूसरे पर डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट हैं कि हमारे एक्सपोर्ट भी उनके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसी सूरत में और दूसरी तरफ ये बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है कि प्रधानमंत्री जी के अपने होम स्टेट के जो बड़े बिजनेसमैन हैं और अंबानी, अडानी, वो सब कारोबार बहुत ही प्रॉपर उसी तरह से नॉर्मल अंदाज में कर रहे हैं, लेकिन आवाज नीचे के केडर के जरिए लगवाई जा रही है। टेलीविजन तोड़ दो, मोबाइल फेंक दो, क्या करो क्या ना करो, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं कि हमारे यहाँ ना कोई इनकर्जन हुआ है, ना हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। साथ साथ दोनों तरफ की बातचीत का भी जिक्र है, डिसएंगेजमेंट का भी जिक्र है। तो ये एक अजीब कंफ्यूजन में पूरा मुल्क है, बल्कि पूरी दुनिया के कहा कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है। यकीन नहीं आ रहा है कि हमारी क्या हालत है। हमारे फौजी 20 फौजी क्यों शहीद हो गए, ये बात समझ में नहीं आ रही। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं कोलकाता से द्रुपदी घोष, जो सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रही हैं और इसके अलावा एक ऑथर के तौर पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग जगहों पर कंट्रीब्यूट करती हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में गेस्ट लेक्चरर रह चुकी हैं और एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रही हैं। तो आजकल तो जो दूसरे वाला खेमा है, वो शायद सोशियोलॉजी को भी समझ करके सोशलिज्म और दूसरी चीजें समझते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग किस्म के दौर में हम लोग रह रहे हैं। द्रौपदी घोष साहिबा, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड आदाब में। सर। आदाब। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आखिर ये बाइकॉट चाइना या नहीं बाइकॉट चाइना, यस या नो, क्या कुछ है, आपको क्या समझ में आता है? देखिए सर, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो बॉयकॉट चाइना वाला जो हिस्सा है, ये एक फॉरेन हिस्सा है। मैं मानती हूँ इसको, कि इसको थोपा दिया गया है कि बॉयकॉट चाइना करो। और हम मजाक से बोलते हैं कि बॉयकॉट चाइना वाला टी शर्ट अगर निकलेगा तो वो भी चाइना ही प्रोड्यूस करेंगे, है ना। जी। तो अभी बात ये है कि इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ, वो लद्दाख वाला जो श्योक रिवर है, और ये जो तमाम एरिया है, ये सारे जो डिस्प्यूटेड एरिया है, ये कॉलोनियल टाइम से ही डिस्प्यूटेड एरिया है। ऐसा नहीं है कि ये डिस्प्यूट अभी शुरू हुआ है ना। अभी भी ये बात है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको लेके माने 2 दिन में ही सब कुछ हो गया। ऐसे कि कुछ दिन पहले हमको पता है कि चाइना और इंडिया के गर्मा गर्मी चल रहा था, उसके बाद कुछ मीटिंग होने वाला था और सडनली हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। और मोस्टली बिहार रेजिमेंट से थे। तो बिहार रेजिमेंट से जो जवान थे वो काफी गरीब जवान थे, गरीब घर से आते हैं। जैसे बेरोजगारी का हमारा देश है, तो हमें जो भी नौकरी मिल जाते हैं हम जाते हैं। उसके बाद मन में एक सपना भी रहता है, गरीब घर से जब आते हैं, कि हाँ हम देश के लिए भी लड़ेंगे और कुछ घर घर को भी कुछ हेल्प कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे। तो ये जो जवान शहीद हुए उसके लिए आप अगर देखोगे, ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके बहुत सारे जगह पे ये हल्ला मचा कि चाइना इंडिया फेस ऑफ बोल के, है ना। हम्म। ये ट्विटर ट्रेंड भी चला काफी दिन कि चाइना इंडिया फेस ऑफ। ये फेस ऑफ का अर्थ क्या है, ये साधारण लोगों का भी पता नहीं है। जैसे हमारे देश में सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है, ये भी जी। काफी सारे लोगों का पता नहीं है। जैसे बहुत सारे जार्गन में हमारा देश चलते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, वो भी जार्गन से ही बात करते हैं। हम जब पढ़ाने जाते हैं तो हम भी जार्गन से ही बात करते हैं। लेकिन साधारण लोगों के भाषा में, यानी कि जो हमारा एथनोग्राफिक प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, एज अ रिसर्चर, एज एन आर्टिस्ट, आई एम सेइंग कि एक कलाकार के तौर पे हम एथनोग्राफी को बहुत वैल्यू देते हैं, एक रिसर्चर के तौर पे भी। तो वो एथनोग्राफिक प्रैक्टिस बोलते हैं कि
मेरी भाषा नहीं, आपका भाषा, तो आपका भाषा कभी लिखा नहीं जाता है ना। अभी ये बात है कि दूसरी बात है कि ये जो चाइना और इंडिया का जो तमाम मुद्दा चल रहा है कई दिनों से, मैंने कई सालों से, अभी पिछले कई दिनों का मैं बोल रही हूँ। ये बात है कि ये 59 एप्लीकेशन ये लोग बैन कर दिया। ठीक है, उसमें समझ लीजिए कि कैम स्कैनर है, टिकटॉक है, तमाम कुछ एप्लीकेशन है जो कि बहुत यंग स्टार भी यूज करते थे, साधारण लोग भी यूज करते थे। हाँ, अभी हम्म, ये है कि ये बैन तो कर दिया। ये बैन किस लिए किया कि ये रिटेलिएशन हुआ कि चाइना ने हमारे सेना को बॉर्डर पे मार दिया, हमारे सेना शहीद हो गए, और इसलिए हम 59 एप्लीकेशन बैन कर चुके हैं। लेकिन ये 59 एप्लीकेशन का जो बैन के जरिया है, वो भी साधारण लोगों को ही भुगतना पड़ा, जो भी यूज करते थे, वो एंटरटेनमेंट के लिए हो या काम के लिए हो, है ना। तो हम्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी होता है वो साधारण गरीब लोगों के ऊपर से ही उसका इफेक्ट जो है वो हम्म, बीतता है। जी, अ, तो ये एक बात है। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगी कि चाइना और इंडिया का जो इंडिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री है। उसका एक भी मुझे लगता है इंडिया फैमिली पसंद नहीं करता। बोलते तो है कि फ्यूडल है, फैमिली भी पसंद करते हैं, जनवादी देश है, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि ये हर एक जो प्रतिवेशी देश है हमारा, जैसा बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान हो, नेपाल हो, चाइना हो, किसी के साथ भी इनका, पाकिस्तान हो, किसी के साथ भी इनका संपर्क अच्छा नहीं है। हम्म, इनका एक देश देखा जाता है वर्ल्ड पे, इंडिया। तो इंडिया के साथ किसी भी जो नेबरिंग स्टेट जो है, इसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। ये बहुत ही अहम बात है एक। जी, जी। जी। आप ये तो बिल्कुल बिल्कुल नई बात मैं इसके साथ ये समझ रहा हूँ कि हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने भी अपनी फैमिली को छोड़ रखा है, तो क्या वो अपने मिजाज से इस देश को चला रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, आसपास पड़ोसी किसी से कोई ताल्लुक नहीं? क्या वो मिजाज हमारी विदेश नीति पर भी हावी हो गया है? जी सर, मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मिजाज है, ये सिर्फ अकेले मोदी जी का मिजाज मैं नहीं बोलूंगी। ये हाँ, सालों सालों तक ये मिजाज चलते आ रहे हैं। अभी मोदी जी है और मोदी जी का एक पावर दिखाई दे रहा है। मोदी जी एक्चुअली, एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें जी, कि मोदी जी सोशल मैट्रिक्स को, सोशली बहुत अच्छा से उसको एनालाइज किया, है ना। हम्म, कि हम्म, किस दिन में थाली बजाने से लोग खुश हो जाएगा, किस हम्म, दिन में लाइट ऑन करने से कोरोना हट जाएगा। पढ़ाई लिखाई वाला लोग ऐसे किया है। तो जी, ये सारे जो है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को समझ में नहीं आता है। मोदी जी एक्चुअली समझते हैं सोशल मैट्रिक्स को काफी अच्छी हाँ, तरह से, है ना। हम्म, वो एनालिसिस किया है, मैंने एनालाइज किया है रादर। हाँ, तो एक नंबर ये है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो बैन का जो बात हुआ, हम्म, आपने जो पहला प्रश्न किया, हाँ, वो है कि ये जो जियो है ना। हम्म, अ, जियो बैन, ये जब 59 एप्लीकेशन जब बैन हो गया, लेकिन जियो को लेके, JIO, जियो को लेके एक भी बात नहीं हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है। मैं बंगाल पे रहती हूँ। जी, अभी जो अम्फान वाला जो तूफान आया, और उसके लिए काफी ध्वस्त हुआ, बंगाल के गांव से लेके काफी सारे जगह बहुत ध्वस्त हुआ। बहुत सारे लोग उसका ये मचाया कि हमारा नेटवर्क नहीं है, एयरटेल का नेटवर्क नहीं है। मैं खुद एयरटेल का नेटवर्क यूज करती हूँ BSNL के साथ। तो एयरटेल का भी एक सैबोटेज चल रहा है, क्योंकि एयरटेल कंपनी में फोन करोगे तो आप कोई नहीं रहेगा वहां पे फोन उठाने के लिए। कोई रहेगा तो वो कहेंगे कि देखिए, इस जनवरी तक, अगला साल के जनवरी तक, या इस साल का अंत तक, यानी कि दिसंबर तक, ये एयरटेल नेटवर्क सही हो जाएगा, है ना। हम्म, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इतना दिन जो एयरटेल नेटवर्क जो सस्पेंडेड हो गया, जो स्नैप हो गया, उसका हम्म, क्या है, उसका कीमत क्या है। और हम्म, वही लोग बोल रहे हैं कि आप लोग ना जियो ले लो। छोटा से बड़ा दुकान, सारे दुकान बोल रहे हैं, जो कर्मचारी से लेके सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जियो ले लो। बहुत जी, अच्छी बात है कि एक जियो लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? एक कंपनी का क्यों मोनोपोली होगा, जो कि जनवादी देश है। उसके तमाम कंपनीज रहेंगे गरीब के लिए, जो एक्सेसिबल है। हाँ, साधारण लोग के जियो एक्सेसिबल है।
जियो भी वैसा ही बनाया गया है, लोग कह रहे हैं। हाँ, मैंने यूज नहीं किया तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन बात यही है कि ये अंबानी जी का एक मोनोपोली आ गया। हाँ, अभी ये बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर जियो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे होता था, जियो जो सिम है वो हम्म, सिम एक्चुअली वीजो, वीजो एच हम्म, यू आई हम्म, जेड एच ओ यू, प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, जी, हुईजाऊ में और गुआंगडोंग में, गुआंगडोंग चाइना का दो प्रोविंसेस है, वहाँ पे जी, प्रोड्यूस्ड होते हैं। और तीसरा एक जगह है जिसको गुआंगझोउ बोलते हैं। हाँ, गुआंगझोउ में एक कॉरपोरेशन है, उसको जिंगमेई एनवायरमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, जियो जिंगमेई एनवायरमेंट कॉरपोरेशन। तो ये हम्म, जियो जिंगमेई एनवायरमेंट कॉरपोरेशन के दौरान ये जियो सिम प्रोड्यूस्ड होता है ना, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं जी, रादर। जी, जी, तो बनाया जाता है। और हाँ, एक दूसरा है कि गुआंगझोउ जो जगह है, गुआंगझोउ चाइना में ही एक प्रोविंस है, और गुआंगझोउ में स्प्रेट्रम कम्युनिकेशन है। स्प्रेट्रम कम्युनिकेशन एक्चुअली ये जियो का जो 4G जो सिम है उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको बनाया है ना। तो ये जो 4G का सिम भी जो है, जो कि अंबानी जी ने लेके आया वहां से, अभी भारत में आके उसका नाम रिलायंस जियो हो गया। लेकिन रिलायंस जियो कहाँ से होता है, माने रिलायंस सिर्फ उसका ये है कि सिर्फ उसका एक खरीदार है ना, सिर्फ उसका पार्टनर, एक समझ। हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो अगर ऐसे है कि मैं आपका लाइक आपको मैं कुछ और एंटरटेनमेंट करने का सामान देती हूँ, तो आप मुझे ये दे दो, ऐसे एक डील होता है इन जी, दो देश जी, के बीच में। अभी बात ये है कि ये जब जियो लेके आता है तब देश में देशवासी लोग को तो पता नहीं होता है बहुत सारे चीज, क्योंकि वो सिर्फ जनरल मीडिया को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं कि या ट्विटर को फॉलो करते हैं, फेसबुक को फॉलो करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा 59 एप्लीकेशन बैन हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, रिटेलिएशन के रूप में 59 एप्लीकेशन बैन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिटेलिएशन चाहिए नहीं, हम वॉर मॉन्गर इस देश में चाहिए नहीं है, हम्म, हमें हम्म, युद्ध नहीं चाहिए, हम लोग हम्म, युद्ध नहीं देखे हैं, है ना। जी, अ, इसीलिए आप अगर कोई भी वेस्ट में किसी के साथ हम बात करेंगे, जो बुजुर्ग लोग हो, वही बुजुर्ग लोग से बात करेंगे जो कि वॉर देखे हैं, वो बोलेंगे कि वॉर मत करो, है ना। जी, वॉर जी, के टाइम में जब जवान मरते हैं तो उनका आवाज सिर्फ उनका वाइफ के लिए, अगर शादीशुदा हो, नहीं तो उसका बेटी के लिए, ये बेटा के लिए निकलते हैं, जी, कतई उनका देश के लिए नहीं निकलते हैं। ये बहुत माने ये एकदम रिपोर्टेड फैक्ट है। हाँ, जी, जी, आर्काइव्ड फैक्ट है। तो अभी ये बात है कि ये देश में बहुत सारे वॉर मॉन्गर पैदा हो गया है नेशनलिज्म के नाम में, उसको भी पैदाइश किया गया है, क्योंकि लोग ये सब वॉर में फंसा के रखेंगे लोगों को, कि आप बोलो कि जियो हमारा है, जियो हमारा है, और जियो चाइना का नहीं है, कुछ पता नहीं चलेगा, लोगों के दिमाग पे नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो सुविधा इसलिए है कि सिर्फ नेशनलिज्म, कोट अनकोट अल्ट्रा नेशनलिज्म के एस्पेक्ट में ये लोग चिल्ला बिल्ली करेगा, लेकिन उसी टाइम में बहुत कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए ये कोल का एक प्राइवेटाइजेशन, हाँ, हम्म, बहुत बड़ी बात चल रहा है अभी। हाँ, हम्म, 150 ट्रेन को, हाँ, जी, वो जी, प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे बोला है, रेलवे का एक बड़ा जी, पोर्शन, और बहुत छटनी हो रहा है ना। हाँ, हाँ, तमाम गरीब से लेके, रेलवे से लेके, मजदूर से लेके, तमाम रिपोर्टर से लेके, कई सारे जगहों पे शिक्षक से लेके बहुत सारे छाटनी हो रहा है। अभी बात यही है, अगर जनवादी देश है तो और मोदी जी अगर डेवलपमेंट के बात इतना करते हैं, तो उनको ये ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है कि हमारे देश में लोग कैसे जी रहे हैं। हमारे देश में जो छटनी हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर के एक सांबादिक रिपोर्टर ने खुदकुशी कर ली। तो ये खुदकुशी के बाद लोग कहला रहे हैं कि भाई इनका कुछ अफेयर वगैरह था, जो ऐसे करते हैं कि आप अगर कुछ भी बोलोगे तो आप एंटी नेशनल हो जाते हो, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो
आपका चरित्र, अपना अपना आपका कैरेक्टर के ऊपर धब्बा डाला जाता है कि ये बहुत सारे लड़की के साथ रहते थे, इनका नाम में मी टू था, वगैरह वगैरह जो भी हो। हाँ, तो ऐसे वो कोशिश चल रहा है। लेकिन ये असली कहानी ये था, हमारे एक दोस्त उनको पहचानते थे। ये कहानी ये था कि उनका परिवार को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास सेविंग ज्यादा नहीं था और उनका जॉब चला गया था। तो ये जो तमाम चीज हो रहा है, ये सारे एक के बाद एक हो रहा है, और ये बॉर्डर को सामने रख के सब कुछ किया जा रहा है ना। जी जी क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, अगर नेशनलिस्ट आप हो तो आप अपना जवान को जवान के बाद जब बोलते हो तो 20 जवान जो मरे उसका हिसाब उनका जो शहादत हुआ, तो उनका हिसाब कोई नहीं दे रहा है ना। जी जी। तो आप ये बताइए कि जो इस सिचुएशन में है, जो आप बता रही हैं कि सीमा पर जो कुछ हो रहा है उसके बहाने या उसकी बैकग्राउंड में, या ये कि शहीदों की बात करने के बाद लोगों का ध्यान उस तरफ रहे, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़े, जियो को प्रमोट किया जाए, जो जो भी सरकारी जो जो पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स होती हैं वो खत्म किए जाएं, प्राइवेट को प्रमोट किया जाए, ट्रेन प्राइवेट चलाई जाएं, कोल को बेच दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे हालात बिगड़ते हों, घर के बर्तन बेचने शुरू कर दिए जाएं खाना खाने के लिए। तो इस तरह की सरकार जो अब से पहले हमें वो जमाना याद है जब महात्मा गांधी जी का स्लोगन बी इंडियन बाय इंडियन, और हम कंपेयर करते थे एक जमाने में 80 की दहाई तक, 90 की दहाई तक भी, पाकिस्तान ब्लेड भी नहीं बनाता, सुई भी नहीं बनाता, हमारे यहाँ हर चीज बनती है, हम सेल्फ रिलायंट हैं, खाने के मामले में भी, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में। अब ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ हम बाहर विदेशों पर डिपेंड भी होते जा रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन पे भी जा रहे हैं, और सरकार के पास जो भी कुछ जमा पूंजी है वो सब खत्म कर की जा रही है। आखिर इसका कोई सॉल्यूशन है क्या सामाजिक सतह पर? क्योंकि आप सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हैं, आप क्या कहती हैं कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए? लोगों को कैसे उन्हें अवेयर किया जाए और देश को किसी तरह से इस लूट मार से, प्राइवेटाइजेशन से बचाया जा सके? कोई रास्ता है आपकी नजर में? सर, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद ही हमारे देश में हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं कि देखो स्कूल में जाओ, लेकिन पेंसिल किसी के साथ शेयर मत करो, रबड़ किसी को मत दो। उसके बाद ये सिखाया जाता है, बेटा तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, हाँ, अमेरिका में सब कुछ है, भारत में कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा बात ये से शुरू किया कि देश के लिए जो प्यार है, देश के लिए जो सच जो प्यार करते हैं, वो काफी लोग अभी जेल के अंदर है। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोग जो देश को सच में प्यार किया था वो अभी जेल के अंदर भीतर है। जैसे आप समझ लीजिए कि एंटी सीए प्रोटेस्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी को भी, जो सफूरा जरकन, उनको भी छोड़ा नहीं गया था। हाँ, जी तो जी ये जो तमाम चीज होता है, ये बात है कि हमारे अंदर जो देश के लिए प्यार, वो दिखावा वाला प्यार नहीं है कि भाई मैं जवान से सिर्फ प्यार करती हूँ। हमारे देश के जो गरीब है, हमारे देश के जो मजदूर किसान हैं, उनके साथ उनका लाइफ में जाना पड़ेगा। जो एथनोग्राफी स्टडी में फिर से बोलूंगी, उसके भीतर हम बोलते हैं, सोशियोलॉजी में एक वर्ड है इमर्शन बोलते हैं, यानी कि निमज्जन, जिसको हम डूब गए उसके भीतर। तो वो बहुत जरूरी है, दूसरे को लाइफ पहचानना। अ, तीसरी बात है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि समझ लीजिए कि हम तो नेशनलिज्म, हम भी नेशनलिस्ट है, हाँ, लेकिन आपका नेशनलिस्ट किसके साथ खड़ा होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके नेशनलिज्म अगर अंबानी अडानी के साथ खड़ा हुआ, तो आपके नेशनलिज्म के साथ मेरे नेशनलिज्म का कोई मेल नहीं है, क्योंकि ये बहुत हमारे इम्पोर्टेंट, नेशनलिज्म। ये बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है। नेशनलिज्म की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। जी। ये अंडानी, अबानी, अंबानी और अडानी किस्म के लोग, खुद इनके विदेशों में इन्वेस्टमेंट हैं
और ये जी खुद यहाँ का पैसा लेकर के बहुत लोग तो भाग चुके हैं, बहुत जी लोग देश छोड़ चुके हैं। और जी हमारे जो बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग विदेशों में एम्बेसियों में जाते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है वहीं रुक जाएं अगर यूरोप और अमेरिका वगैरह में। तो उनका देश प्रेम तो ऐसा है, लेकिन आम तौर पर जो एवरेज किस्म के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो असल तो देश को प्यार वहीं से मिलता है और वहीं से फौजी भी निकल करके आता है। इन जी लोगों जी में से नहीं आता जी जहां जो जो जिनको सपना दिखा दिया जाता है बचपन में ही कि तुम्हें अमेरिका जाना है। तो इसको कैसे मजबूत किया जाए, जो सही नेशनलिज्म है? आप बता रही थी, आप बताइए नेशनलिज्म की डेफिनेशन। आप बता रही थी, मैंने बीच में थोड़ा सा आपको नहीं इंटरवीन नहीं किया। नहीं सर। जी मैं और छोटा सा एक बात कहना चाहूंगी कि गांधी जी का एक बहुत मजेदार बात है। उन्होंने एक बार कहा था कि डेवलपमेंट का जो सूत्र है, डेवलपमेंट आपके जब डेवलपमेंट का ये शब्द आपका दिमाग में आते हैं या कोई आपको आके कहलाते हैं, तो आप पहले सोचिएगा वही जो जो जिसको आप पहचानते हो, जो सबसे गरीब हो आपके जिंदगी में देखा हुआ सबसे गरीब इंसान हो, उनका चेहरा एक बार याद करोगे। अगर वो प्रोजेक्ट उन इंसान के लिए फायदामंद की हो, तभी उस प्रोजेक्ट में हाँ करना, नहीं तो नहीं। तो ये ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बहुत बात अहम बात है। हाँ। है। तो बिल्कुल। दूसरा बात है जो आप पूछ रहे थे कि इसका एक चारा क्या है, हम व्हाट हाँ, इज द वे आउट। तो सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन क्या है इसका? देखिए, सॉल्यूशन तो है। हमारे देश में करोड़ आदिवासी है, करोड़ लोग हैं। तो ये जो बास करते हैं हमारे देश में, जो नागरिक है देश के, उसके अंदर से ही निकल के मजदूर होते हैं, उसके अंदर से ही निकल के फौजी में जाते हैं, उसके अंदर से ही निकल के टीचर होते हैं और तमाम प्रोफेशन में जाते हैं। लेकिन अभी प्रोफेशन क्रंच हो गया, यानी कि तमाम लोग बेरोजगार है। समझ लीजिए, सिर्फ बंगाल में मैं कहती हूँ, तब बीजेपी नहीं था, तब सीपीआईएम था। जी सो कॉल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जी जी। जो कि पार्लियामेंट्रियन ये है। तो अभी बात ये है, तो उनके अमल में 56 यानी कि 56,000 कारखाना बंद हो गया। ठीक है। तो ये जो कारखाना बंद हो गया वो कभी खुला नहीं। हाँ बाद में जो लोग आया सत्ता पे, वो लोग भी उसके लिए कोशिश नहीं किया। तो अभी बात यही है कि खोलने से ही सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गया है, अभी नया टेक्नोलॉजी आए हैं। उस कारखाना का दरवाजा अगर खुले, लेकिन पूरा ओवरहोलिंग करने के लिए भी एक सबसे बड़ी बात, नेशनल बुर्जुआ का। हम्म जो कि नेशनल बुर्जुआ वही होते हैं जो देखते हैं कि हमारे देशवासी में सबको सही तरह से अपना तनख्वाह मिलता है। एक रिपोर्टर को अपना तनख्वाह मिलता है, एक टीचर को अपना सही तनख्वाह मिलता है, एक डिग्निटी रहता है। हाँ, सबके लाइफ में। किसान को जो बाजार दर है, यानी कि बाजार का जो वैल्यू है, बाजार मूल्य जो है, उसको मिलता है। और मजदूर को अपना मजदूरी मिलता है। ये जो तमाम चीज है, ये देखते हैं एक नेशनल बुर्जुआ। लेकिन हमारे देश में नेशनल बुर्जुआ का बहुत ही कमी है, नहीं है, समझ लीजिए। जी जैसे जी हमारे देश में एनर्किस्ट भी नहीं है, वैसे हमारे देश में नेशनल बुर्जुआ भी नहीं है ना। तो जी आदानी अंबानी, ये जो तमाम नाम है, ये बहुत हम बोलेंगे कि इसको, ये जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है ना, ये कॉरपोरेशन चलाते हैं। लेकिन ये बुर्जुआ नहीं है, इसको हम कतई बुर्जुआ नहीं बोलेंगे, इसको हम कॉरपोरेट या लैंडलॉर्डिस बोलेंगे, कॉरपोरेट लैंडलॉर्डिस बोलेंगे, जो कि बहुत बड़े लोगों के लिए सब कुछ करते हैं। और इसीलिए उनके देश के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता है। देश के साथ अगर जुड़ाव होगा किसी का, तो वो देश के लिए कुछ करने के सोचेंगे। एक बुर्जुआ देश के लिए करते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग है, समझ लीजिए कि आजिम प्रेम जी जो है, वो थोड़ा कुछ सोचते हैं। जब ये कोरोना का ये जो हुआ केस, तो वो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए कुछ एटलीस्ट स्टेटमेंट दिया था, और काफी एक अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट किया। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हिस्सा है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
ये लोग पूरा नहीं करते। तो हम चूंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, अगर हम कंक्लूड करें तो इस वक्त जो सरकार है वो एक तरफ नेशनलिज्म का एक तरह से नशा दे करके, दूसरी तरफ हाथ से रोटी छीनने का काम कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो इसमें सॉल्यूशन जो मैं पूछ रहा था, वो सॉल्यूशन नेशनल लेवल पर किस तरह से हो, वो बात अभी अधूरी रह गई। मैं एक ये है कि मैं सर ये 2 मिनट में कहना चाहूंगी कि ये जो मैंने बोला कि नेशनल बुर्जुआजी का जो मुद्दा है ना, तो ये ये बुर्जुआ को भी आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए आम जी जी हाँ। जी, समझ लीजिए कि मैं अगर इस देश में मेरे पास एक कारखाना है, हाँ, मैंने एक कारखाना से कार्रवाई शुरू किया और 5 कारखाना भी मेरे हाथ में अगर आए, लेकिन वो मालिक मैं नहीं हूँ उस कारखाना का। एक हाँ, बेसिक मैंने शुरू किया, लेकिन मैं उसका धरता कर्ता विधाता नहीं हूँ। हाँ, ये कारखाना सबके लिए जो उत्पादन करते हैं, हाँ, तो हमारे आपने एक एक इम्पोर्टेंट बात है सर, मैं कहना चाहूंगी, हमारे देश में किसी का कमी नहीं है, किसी हाँ, भी चीज का। हमारे देश का टेक्सटाइल देखिए, इतना बढ़िया टेक्सटाइल है, सिर्फ टेक्सटाइल में रेवेन्यू चले आते हैं, मैंने हजार 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 लाखों का रेवेन्यू आएगा सिर्फ टेक्सटाइल बेच के। हाँ, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारा मैन पावर है, इतने लोग हैं। चाइना देखिए, मैन पावर लेके चाइना कितना कुछ कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड को दखल कर लिया ऑलमोस्ट। उस दखलदारी का अलग बात है, हाँ, वो इंपीरियलिज्म को भी हम लड़ते हैं। हाँ, कि हम बोलते हैं कि ये इंपीरियलिज्म, हर एक इंपीरियलिज्म के खिलाफ हम खड़ा होते हैं। लेकिन चाइना अपने बॉर्डर के बाहर कई जगह पे दखल नहीं किया उस हिसाब से। और जैसे अमेरिका ने एक्सप्लॉइट करता है, जैसे अमेरिका ने हर एक गल्फ कंट्रीज को जिसके पैर के नीचे तेल है, उसको जैसे बोम लगा के पूरा तहस नहस कर दिया। वैसा नहीं है चाइना। चाइना अपने देश में प्रोड्यूस करते हैं। सोशलिस्ट इंपेरियलिस्ट है, यानी कि कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद से चाइना का जो ये तमाम चेंज हुआ, कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद एकदम पूरा 180 डिग्री जो चेंज हो गया, वो पूरा इकोनॉमी में भी चेंज हुआ। हम बहुत ऐसे बोलते हैं कि वहां पे मजदूर के ऊपर बहुत एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, लेकिन मैं खुद जाके वहां पे रही हूँ और मैंने काम किया वहां पे। मैं आर्टिस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन हमें बुलाया था, तो आर्टिस्ट हिसाब से मैं गई थी और एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट किया वहां पे जाके। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि मजदूर के साथ हम भी रहे, 1 महीना रहे, और वहां पे मजदूर के 4 टाइम खाने को मिलता है। हाँ, और बढ़िया से खाना होते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप अगर वो सैलड भी रहेगा, नूडल भी रहेगा, साथ में प्रोटीन भी रहेगा इतना, लेकिन हमारे मजदूर का 2 मिनट, दो लाइक ऐसे 2 महीने का जो लॉकडाउन पहले था, 36 लाख मजदूर जो बंगाल में आने वाला था, बंगाल और ये बेल्ट में बिहार में आने वाला था, ये 36 लाख मजदूर का 10 दिन में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये 36 लाख मजदूर को अगला 10 दिन में घर वापस जाना है, लेकिन ये 36 लाख मजदूर के पास रोटी नहीं था, ट्रेन का टिकट नहीं था। जो स्वेच्छासेवी संप्रदाय है, जो वॉलंटियर करते हैं, वही लोग उनका टिकट किया, उनको खाना दिया, उनके लिए कुछ पैसा, 500 रुपया आज, 1000 रुपया कल करके दिया, 15 लोग के लिए 1000 रुपया, ऐसे करके लोग चला रहे थे। हमने देखा है ये आंखों से कि कुछ नहीं है। मजदूर को इस एक देश में, एक जनवादी देश में, अगर एक मजदूर को हाथ फैलाना होता है दूसरे के सामने, उससे ज्यादा शर्मनाक की बात और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बेशक। मजदूर जहां पे एक तेजी से अपना प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, तो तभी इस देश को आगे बढ़ेंगे। और किसान भी जब अपना तेजी से प्रोडक्शन में ध्यान देगा, किसान को अपने बाजार वैल्यू मिलेगा, मजदूर को अपना मजदूर मिलेगा, तभी इस देश में एक जगह बनेगा जनवाद के लिए। बेशक, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बात रखी, और खास तौर पर चीन के बारे में ये कहा जाता है कि चीन ने अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके पूरी दुनिया पर एक तरह से वो राज कर रहे हैं अपने तरीके से, और भारत अपनी पॉपुलेशन को मैनेज नहीं कर सकी। आज भी लोग सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं, जी बगैर सर के ऊपर छत के, बगैर खाने के। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है, और मैं समझता हूं कि पूरे देश को इन सब बिंदुओं पर अच्छे से गौर करना चाहिए। ध्रुपदी घोष साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी।
हमारे जो दर्शक हैं मैं उनसे बताना चाहता हूं कि मैं कोशिश ये करता हूं कि हर खबर को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ जानकार लोगों से आपसे मुलाकात कराई जाए, रूबरू कराया जाए। और द्रौपदी घोष जी ने अपनी बात बहुत अच्छे अंदाज में रखी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय बहुत हिंद। शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।